Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the Hess's law of constant heat summation. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसमें हम क्या थिंग्स पढ़ने वाले हैं एंड कुछ टाइप ऑफ एंथैल्पीज चेंज हमने कैलकुलेट की थी. इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे हैसीज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. जो आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम है उसमें 2 या 3 मार्क्स में आपका हैसीज लॉ पूछ लेते हैं क्या होता है. तो देखिए आपका हैसीज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या बोलता है आपके पास. कांस्टेंट यहाँ पे हीट समेशन होता है, ये इसकी स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आ सकता है कि डिफाइन हो हैसीज लॉ. ठीक है, अब देखिए जो हैसीज लॉ होती हैं ये क्या बोलती हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है. पहले तो आपको स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, फिर हम रिएक्शंस की हेल्प से फिर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. देखिए हैसीज लॉ ये बोलती है कि जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ हीट है ना, अब्जॉर्ब होगी या इवोल्व होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन. ये हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं आपके पास. मीन्स आपकी हीट एक्जोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक. एक्जोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपकी इवोल्व होती है एंड एंडोथर्मिक में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है. तो हैसीज लॉ ये बोलती है कि जो टोटल अमाउंट होती है ना हीट की, जो अब्जॉर्ब हो गया इवोल्व किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर ए केमिकल रिएक्शन, वो सेम रहेगी वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप में या नंबर ऑफ स्टेप्स. मीन्स ये बोल रही है कि जैसे आपका ए से बी ये कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. इसमें जो भी आपकी डेल एच की वैल्यू होगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. चाहे रिएक्शन आपका एक स्टेप में हो रही हो या वो नंबर ऑफ स्टेप्स में. जैसे हमें ए से आपके पास डी में बनाना है, ये आपका सिंगल स्टेप हमने डायरेक्ट स्टेप होगा, जैसे ए से हम डी में कन्वर्ट कर दिए, या आप ए से पहले बी में गए, फिर अपने बी से सी में, फिर सी से डी में. तो प्रोसेस इसमें आपके 2 या 3 स्टेप्स लिए. यहाँ पर भी डेल एच की वैल्यू सेम होगी, जो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड यहाँ पर भी दोनों का सेम होगी. तो इसकी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं हम कि total amount of heat absorb या evolve. टोटल अमाउंट ऑफ हीट absorb या evolve किसके लिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए. ठीक है, वेदर केमिकल रिएक्शन इज सेम, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ हीट सेम रहने वाली है तो ये सेम रहेगी. वेदर दी रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप में या वो नंबर स्टेप्स में हो, इन सिंगल स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स में. तो इसकी स्टेटमेंट आपको डिफाइन करना आ जाए तो आप क्या बताएंगे कि हैसीज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इट स्टेट्स दैट कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है या इवोल्व किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए. हमें पता है हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवोल्व भी हो सकती है, वो सेम रहेगी वेदर जो आपकी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है ना, चाहे वो सिंगल स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हो, जो डेल एच की वैल्यू हो वो सेम मिलेगी. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे. देखिए आपको एग्जाम में आ जाए 3 मार्क्स में तो आप एग्जाम्पल से भी आपको बताना है कैसे. देखिए अब हमें जैसे हम कार्बन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, और एक दूसरी रिएक्शन करते हैं. जैसे हमारा कार्बन सॉलिड आपका हमने बर्न किया ऑक्सीजन गैस, तो आपका फॉर्मेशन होगी CO2. और यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू कैलकुलेटेड होती है ये नेगेटिव 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स होती हैं. ज़्यादा एक एग्जाम्पल के लिए आपको लर्न हो जाती है तो बेटर है. ठीक है, तो ये हमें डेल एच की वैल्यू कैलकुलेटेड होती है नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे हीट इवोल्व हो रही है और इतनी वैल्यू होती है इसकी 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स. ये तो एक डायरेक्ट स्टेप होगा, हमने कार्बन को बर्न कर दिया, डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन प्लस O2. ठीक है, अब एक सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड में पहले ऑक्सीडाइज करें फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करें. कैसे, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जैसे ये आपका कार्बन सॉलिड है, प्लस में हमने लिया हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस, फॉर्मेशन हो गया आपके पास CO गैस की हाफ ऑफ. यहाँ से आपके पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट देखा तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव इतनी आई 10.5 किलो जूल मोल इनवर्स. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस ये वाला CO की रिएक्शन CO गैस में था, प्लस में हमने कर दिया फिर से ऑक्सीजन 1/2 ऑक्सीजन, तब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपके पास CO2 की. ठीक है, गैस यहाँ पे आपके जो डेल एच की वैल्यू कैलकुलेटेड है इतनी मिली आपको 283 किलो जूल मोल इनवर्स. अब देखिए नेट रिएक्शन कैसे, तो कार्बन प्लस में O2 तो कितना आ गया, कार्बन सॉलिड प्लस में O2 गैस एंड फॉर्मेशन हो गया आपके पास CO2 गैस की. अब डेल एच की वैल्यू कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, नेट कैसे होगी, इन दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा -101.5 प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस है वैल्यू 283, इन दोनों को ये नेगेटिव हो जाए, दोनों को ऐड करें तो कितनी वैल्यू आ गई -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स. अब देखिए स्टेटमेंट 2 होगी कैसे,
हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किया कार्बन को सीधा ऑक्साइड बर्न करके, तब आपके डेल एच की वैल्यू भी इतनी आई है 393.5। एंड जब हमने 2 स्टेप्स किए यहाँ पे, फर्स्ट हमने कार्बन को 1/2 CO की फॉर्मेशन की, फिर से ऑक्सीडाइज किया 1/2, तब आपका CO2 की तो यहाँ पे 2 स्टेप्स लगे, तब भी आपके पास डेल एच की वैल्यू इतनी है, सेम है दोनों की। तो यही इसकी स्टेटमेंट है जो हेसिस लॉ क्या बोलती है कि जो टोटल अमाउंट देखो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू सिंगल डायरेक्ट हमने कन्वर्ट किया तब भी आपके पास सेम है, एंड यहाँ पे 2 स्टेप्स लिए तब भी सेम है। तो यही बोलते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, यही बोल फॉर ए केमिकल रिएक्शन वो सेम रहेगी वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप में, देखिए जैसे यहाँ पे सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुआ है या वो नंबर ऑफ स्टेप्स लगा रहे हो, तो डेल एच की वैल्यू सेम होगी। तो ये आपके अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप पहले आपको स्टेटमेंट बता देंगे क्या इसकी स्टेटमेंट है कि चीज़ लोग क्या बोलती है, या फिर आप एक एग्जाम्पल लेके इसकी वैल्यू बता सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर देख लिया हेसिस लॉ की स्टेटमेंट देख ली, एग्जांपल से प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे प्रूफ हेसिस लॉ का ऑन दी थर्मोडायनेमिक बेसिस के ऊपर। कैसे देखेंगे हम थर्मोडायनेमिक बेसिस के ऊपर, ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ हेसिस लॉ ऑन थर्मोडायनेमिक बेसिस पे क्या है, देखिए अब थर्मोडायनेमिक बेसिस में हेसिस लॉ क्या होगी, ये हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है आपके पास H, वो कैसा फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होती है। दैट मीन्स वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो एंथैल्पी क्या होती है आपके पास, स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डेल एच इंडिपेंडेंट होगी बात की। तो हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं नहीं, मीन्स थर्मोडायनेमिक बेसिस में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये आपका रिएक्टेंट है, हमें ये पाथ कन्वर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बी है, ये आपका एक पाथ हो गया, हमने ए से बी में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका पाथ हो गया फर्स्ट। यहाँ पे आपका क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये बोलो ये ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, एक सेकंड स्टेप हमने पहले हम ए से सी में गए, तब आपके पास Q1 हीट ऑब्जर्व हुई है, हमने मान लिया। फिर हम सी से किसके ऊपर गए, ए से सी वाला प्रोसेस किया, एंड देन बी पे कन्वर्ट हुई, तब आपके पास Q2 अमाउंट ऑफ हीट। तो थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो यहाँ पे Q है, ये वाली Q वो इक्वल होगी Q1 प्लस में Q2 के। इसको कुछ टर्म मान लीजिए आप, जैसे आपका डैश ले लिया डबल डैश, तो Q इक्वल टू Q डैश, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, वो तो सेम रहती है, कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, अब देखिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट ए है ये आपका इनटू प्रोडक्ट बी में, तो इसके 2 वे हैं, मीन्स 2 डिफरेंट पार्ट, एक तो पाथ ये हो गया आपका, एक ये हो गया, 2 डिफरेंट पार्ट है। तो पाथ फर्स्ट में क्या हो रहा है आपका, जो रिएक्टेंट ए है वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में डायरेक्टली, सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप लगा। यहाँ पे हीट इवोल्व हमने अज्यूम कर ली क्यू हीट अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व हो रही है। ठीक है, अब जो सेम रिएक्शन हमें कन्वर्ट करना है बी पे ही, ये हमने पाथ अज्यूम कर लिया कि पहले ए से आपके पास सी में हो रहा है हीट वाली Q1 मूवमेंट, फिर सी से वो बी पे गया, तब आपका Q2 अमाउंट ऑफ हीट बोल। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी बोल रही इस पाथ में, Q1 प्लस में Q2, उसको हमने ये डैश मान लिया। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपके पास, Q डैश इक्वल टू Q। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो दैट मीन्स जो आपका हेसिस लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर गया। अगर ये कंडीशन हमने मान लिया एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या टर्म हो सकते हैं, या तो आपके पास जो Q डैश है या डबल डैश माना हमने, वो ग्रेटर हो सकता है Q से, या वो लेस हो सकता है। तो मीन्स Q डैश कैन आइदर, या तो वो क्या हो सकता है ग्रेटर हो सकता है, या वो स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कोई आपका साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे ए से बी में। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जैसे पाथ फर्स्ट से हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो देखिए अब टोटल अमाउंट ऑफ कितनी हीट एनर्जी हो जाएगी, उल्टा वापस करेंगे तो ये तो Q डैश थी और इसमें हटाएंगे तो Q डैश माइनस में Q इतनी होगी ये। ठीक है, ये मस्ट बी इतनी हीट आपकी जनरेट हो गई है, बट ये तो अगेंस्ट होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एनर्जी को तो हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो Q डैश है आपका वो दोनों सेम होगा Q के, तो Q डैश माइनस Q नहीं हो सकता। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये आपका हेसिस लॉ का प्रूफ था थर्मोडायनेमिक बेसिस के अकॉर्डिंग। थैंक्स।